हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऋग्वैदिक पीरियड तक कंप्लीट किया था। आज आगे बढ़ते हैं, फटाफट हिस्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं जो बचा हुआ है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक हुआ करता है। पहले पीरियड में, पहले वाले फेज में 1000 से 1500 से 1000 बीसी तक द आर्यंस वर लिविंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इन ऋग्वेद they call this area as Saptasindha region, the land inundated by 7 rivers, that is the Indus river system, in which Indus and 6 other rivers used to inundate the area, and the Aryans used to live over there. Later they started migrating to the Ganga Yamuna region. उनका गंगा यमुना रीजन में माइग्रेशन होने लगता है। अब जो बाद का डेवलपमेंट है आर्यों का, जो लेटर फेज आता है, उसमें वो सारा जीवन का सब जितना रहने की जगह या जितना भी सिस्टम है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ जब आते हैं तो कुछ चेंज होते हैं, माइग्रेशन होता है, गंगा यमुना रीजन में आ जाते हैं। यहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो जंगल वगैरह थे उन्हें क्लियर करना शुरू कर देते हैं। उससे 3 फायदे होते हैं। एक तो बहुत ही यूजफुल एलुवियल सॉइल मिलने लगता है उनको। ये वही पीरियड है जब वेदों पर टीका टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं और बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह लिखकर वेदों से संबंधित साहित्य को और बढ़ा रहे हैं, उसे और एक्सपेंड कर रहे हैं, उसे और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि एग्रीकल्चर की नॉलेज आने लगी है। और उत्तर पूर्वी भारत में आकर आयरन के बारे में भी पता चला है। इन 3 इनपुट्स की वजह से अब उनकी जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। ये जो बढ़ता हुआ चेंजेस आए हैं, इससे उनके जिंदगी के हर पहलू पर फर्क पड़ेगा। पॉलिटी में क्या होता है? पॉलिटी में पहले ट्राइबल सेटअप है, पूरा कबीला मिलकर पूरे कबीले को चलाता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, राजा ही इंपॉर्टेंट होने लगेगा और मोनार्किकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होने लगता है, जहां एक राजा उसके 13 रत्नी मिलकर पूरे कबीले को चलाते हैं। पहले सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे सभा समिति के थ्रू, अब सभा समिति में सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब तो बस राजन और उसके साथ जो 13 लोग हैं, ये 14 लोग मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं। अब राजा किंग जैसा होने लगा है, उसके पास मंत्री परिषद हुआ करती है, जैसे कि सरकार का सिस्टम होता है। और कुछ लोग सरकार के लिए ही काम करने लगे हैं। तो ग्रेजुअली ये भी देखा जाएगा कि अब लोग एग्रीकल्चर छोड़ के गवर्नमेंटल कार्यों में लगने लगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको सैलरी देने के लिए काम करने लगी है। तो अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी डेवलप होने लगती है। ये सब डेवलप होने लगेगा इस समय। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक मोनार्किकल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन शुरुआत इसकी होने लगेगी। अब वो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो खत्म होने लगेगी। इकोनॉमी में क्या होता है, एग्रीकल्चर में ऑक्यूपेशन हो जाती है। एग्रीकल्चर की देखभाल के लिए अब इनका जीवन, जो पहले नोमैड की तरह रहते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, अब ये ग्रेजुअली सेटल्ड लाइफ में रहना शुरू कर देंगे। जब ये स्थायी जीवन में रहेंगे, स्टेबल लाइफ में रहना शुरू कर देते हैं, तो ज़रूरतें इमर्ज होने लगती है। हाउस होल्डर्स की लाइफ में रहने से और घर की ज़रूरतें हैं, उनकी नीड्स महसूस होने लगेंगी। नई नीड्स की वजह से नए नए प्रोफेशंस शुरू हो जाएंगे। कपड़ा है, हल है, खेती करनी है, लोहे का पार्ट है, लकड़ी का पार्ट है, वैद्य है, इस तरीके से लोहे का काम करने वाले हैं, मेटल वर्कर्स हैं, क्लोथ वर्कर्स हैं, वीवर्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑक्यूपेशंस इसलिए डेवलप हो जाएंगे क्योंकि उस समय इकोनॉमी को इनकी ज़रूरत थी। और ये सारे नए नए क्राफ्ट डेवलप होते चले जाएंगे। ये सारे क्राफ्ट बनाकर एग्रीकल्चरिस्ट को देते हैं, वो इसके बदले अनाज दे देता है। इसका मतलब आदान प्रदान शुरू हो जाएगा लोगों के बीच में। और आदान प्रदान जब सामान का, वस्तुओं का होने लगता है तो व्यापार डेवलप हो जाता है। और जहां व्यापार ये किया करते थे वहां पर ग्रेजुअली एक अर्बन लाइफ डेवलप होने लगती है। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे अंत के समय तक आते आते टाउन एरिया डेवलप होने लगते हैं। टाउन मतलब जहां 75% लोग एग्रीकल्चर नहीं करते, उसे टाउन कहते हैं। तो बहुत सारे व्यवसाय हो गए हैं, सभी लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो फिर ये जो इकोनॉमी सिस्टम है कैसे चलेगा? तो सभी व्यवसाय इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। मुझे एग्रीकल्चर करने की नीड है ही नहीं। ये चेंज होता है। करेंसी अभी भी नहीं है, सिस्टम बार्टर का ही है, सामान का आदान प्रदान से होता है। टैक्सेशन शुरू हो गया है। जो राजन है इस समय का, वो राजा है, वो कबीले का सरदार जैसा नहीं है। अब वो इकोनॉमी 1/6 या कुछ हिस्सा, मान लीजिए उपज का कुछ हिस्सा ले लेता है। ये टैक्सेशन ही था जिससे गवर्नमेंट चला करती है, जिससे वो अपने लोगों को सैलरी वगैरह देता है, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर तो वो करते नहीं थे। तो धीरे धीरे गवर्नमेंटल सिस्टम शेप लेने लगता है। सोसाइटी देखें तो अब सोसाइटी डिवाइडेड होने लगी है, बर्थ बेस्ड डिविजन होने लगे हैं, वर्ड सिस्टम बाकायदा प्रैक्टिस होने लगा है, कास्ट सिस्टम का उदय हुआ है,
वर्ण सिस्टम डेवलप हो गया, आश्रम सिस्टम की बात होने लगी है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इस तरीके से मानव के जीवन को हर तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया है और जो लाइफ है पूरी की पूरी वो ग्रुप्स में बट गई है। सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होने लगते हैं इन द उत्तर वैदिक पीरियड। रिलीजन को देखें तो अब धर्म बहुत रिचुअलिस्टिक हो गया है, सेरेमोनियल हो गया है, बहुत कर्म कांड होने लगे हैं, पशु बलि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत सारे यज्ञ प्रतिपादित हो जाते हैं, राजस्व यज्ञ करना पड़ेगा, वाजपेय यज्ञ करना पड़ेगा, अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। राजस्व यज्ञ का मतलब होता है राजशाही, राजा का राज्य अभिषेक। जब राजा का राज्य अभिषेक होता है तो उसे राजस्व यज्ञ कहते हैं। ये होने लगा है, बहुत बड़े स्तर पे यज्ञ हुआ करते थे और इसमें बहुत सारा पैसा वैसा खर्च होता था। वाजपेय यज्ञ का मतलब होता है ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। राजा अपने लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं, उसके बाद वाजपेय यज्ञ करता है, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है एक राजा आसपास के राज्यों को कैप्चर कर लेता है, अपनी सेना के साथ अपना घोड़ा छोड़ता है, घोड़ा जहां जहां 1 साल तक घूमता रहता है बिना हारे। राजा की सेना अगर वो घोड़े घूमने देती है तो जिस जिस एरिया पे उनकी सेना नहीं हारी होती है वो सारा एरिया राजा के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब जो जनपद थे वो महाजनपद बनने लगे हैं। तो ये 3 बड़े यज्ञ उस समय डेवलप होने लगे थे। मतलब सब कुछ कर्म कांडीय यज्ञ विशेष तौर पे होने लगा है। जो इकोनॉमी वगैरह डेवलप हो रही है, दान दक्षिणा एक्सेट्रा, पशु बलि, धर्म पूरी तरीके से इन चीजों पर आधारित होने लगा है। ये डेवलपमेंट होते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल 600 बीसी के आसपास खत्म होता है। जब 600 बीसी का पीरियड आता है, वैदिक पीरियड खत्म होता है, उसके आसपास ही बदलाव आने लगता है, शुरू हो जाती है एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक तो होता है राजनीतिक, एक होता है रिलीजियस। राजनीतिक ये होता है कि ये जो जनपद थे महाजनपद बन गए हैं, तो पूरा भारत इस समय 16 महाजनपदों में बटा मिल जाएगा आपको, वो हम बाद में देखेंगे। धार्मिक ये हुआ है कि ये जो कर्म कांडीय धर्म है जिसमें पशु की बलि होती जा रही है और जिंदगी के हर पहलू को अनुष्ठानों से, कर्म कांडों से जोड़ दिया गया है। कोई कर्म कांड बिना पशु बलि के, बिना दान दक्षिणा के संभव नहीं होगा। मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स वन कैन नॉट गेट ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड अनलेस वन indulges in these kind of ritualistic activities. It was, you can say, opposed by new thinkers in the society called श्रमण। श्रमण मूवमेंट होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स आते हैं, वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है। उपनिषदिक फिलोसफी भी डेवलप होने लगी है। वो कहते हैं नॉट नेसेसरी टू किल एनिमल्स टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और कुछ ने तो कहा कि गॉड होते ही नहीं है। इस तरीके से 62 प्रकार के धर्म उस समय उदित होते हैं। उनमें 2 धर्म बड़े बन गए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। 8 धर्म के अगेंस्ट जो नई विचारधाराएं चली उसे कहते हैं रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला उसमें बुद्धिज्म ले लेते हैं। गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ उनका नाम था। ही वॉज बॉर्न टू फादर शुद्धोधन, मदर महामाया इन 563 BC इन लुम्बिनी। लुम्बिनी जो नेपाल में है वहां पर उनकी बर्थ होती है, लुम्बिनी वन में। व्हेन हर मदर वाज मूविंग तो उनको लेबर पेन शुरू होता है और एक वन में उनका बर्थ होता है। लुम्बिनी वन में वो उनकी पैदाइश होती है। शुद्धोधन फादर का नाम था। उनकी माता का देहांत हो जाता है तो उनकी जो फॉस्टर मदर हैं प्रजापति गौतमी उनकी देखभाल करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। जो उनकी दाई माँ या समझ लीजिए जो उनकी मदर की सिस्टर थी, उनसे शुद्धोधन की शादी हो जाती है तो वो उनका पालन पोषण करती हैं। गौतम बुद्ध शुरू से ही ये मानते थे। उनकी शादी यशोधरा से होती है। उनके बेटे का नाम राहुल था। वो ये सोचते थे कि मैं एक राजकुमार जैसा जीवन जी रहा हूँ, सारे ऐश्वर्य मेरे पास हैं। मेरे फादर शाक्त क्लैन के चीफ होते हैं और कपिल वस्तु के वो राजा होते हैं। मैं भी कल राजा बनूंगा, बट राजा है, राजशाही है, ठाट है, फिर भी मुझे क्यों लगता है मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, इसका प्रश्न मुझे चाहिए है। उनके फादर उनको बाहर जाने नहीं देते थे। उनको ये बताया गया था अगर ये दुनिया के कष्ट देखेगा तो शायद ये रेक्ल्यूज बन जाएगा, रिनंशिएट कर जाएगा, छोड़ देगा सब कुछ। तो फादर ने पूरी ये निगरानी की कि वो ही शुड नॉट सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। समहाउ ही स्लिप्ड आउट ऑफ हिज पैलेस एंड कुड सी द रियल वर्ल्ड थ्रू 4 सीन्स। 4 सीन्स वो देखते हैं। इन सीन्स का जो सीरीज है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओल्ड मैन देखा, सिक मैन, फिर डेड बॉडी है, एसेटिक। 4 ये श्रृंखला है। सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वो जो वृद्ध अवस्था है वो भी दुखों से भरी हुई है। फिर वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ये भी दुख का ही एक रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड में। फिर वो एक डेड बॉडी को देखते हैं, अगेन दुख दिखता है। लास्ट में सन्यासी जीवन दिखता है। सन्यासी दुखों से परे है। क्यों दुखों से परे है? सन्यासी कहता है मुझे किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि मैं डिटैच्ड हूँ इस वर्ल्ड से, इसकी
मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से मैं बिल्कुल अलग थलग हूँ, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं होता है। तो गौतम बुद्ध समझ जाते हैं मुझको भी इस दुनियावी जीवन से संबंध विच्छेद करने पड़ेंगे। यही सोचते हुए वो अपना घर छोड़ देते हैं। 29 साल की अवस्था में घर छोड़ देते हैं। उसे कहते हैं महाअभिनिष्क्रमण। 6 साल तक यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, एसेटिसिज्म की लाइफ जीते हैं। इन्हीं 6 वर्षों में घोर तपस्या करते हैं, कुछ शायद ज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होता है। उनके मास्टर अलार कल्म थे। उनके मास्टर का नाम, जिन्होंने उनको मेडिटेशन सिखाया था, उनका नाम अलार कल्म था। अलार कल्म से उन्होंने मेडिटेशन सीखा था। वही एक चीज़ रह गई थी जो उन्होंने ट्राई नहीं की है। इसलिए 35 साल की अवस्था में गया जाते हैं। बोध गया में एक बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे वो चले जाते हैं डीप मेडिटेशन में। बताया जाता है 7 दिन के बाद या 49 दिन के बाद, एक दिन 7 दिन के बराबर ऐसे बोल देते हैं, तो 49 दिन के बाद या 7 दिन के बाद उनको प्राप्त होता है एनलाइटनमेंट। मतलब जो अंधकार में थे, अज्ञानता थी, वो खत्म हो जाती है। एंड द लाइट एंटर्ड अनटू हिम, ही वाज इल्यूमिनेटेड, प्रकाश में हो जाते हैं। मतलब जो ज्ञान के पट हैं वो खुल जाते हैं, अंधकार खत्म हो जाता है। रोशनी एंटर्ड इनटू हिम सिंपली मीन्स ही वाज एनलाइटेंड, ही वाज इन द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम नॉलेज एट गया। हैंस गया का नाम बोध गया हो जाता है। यहाँ गौतम बुद्ध बोधि बने थे, बुद्ध बने थे। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कह देते हैं, जिसको एक बंगाल के राजा ने काट डाला था। उसका कुछ हिस्सा लंका पहले जा चुका था, तो जो बोधि वृक्ष ओरिजिनल वाला था वो लंका में ही पाया जाता है। भारत में जो था वो तो काट दिया था बंगाल के राजा शशांक ने। यहां पर वो बुद्ध बन जाते हैं, और बुद्ध शब्द का मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ हो। इसके बाद गया से वो सारनाथ जाते हैं। याद रखना है, गया से वो सारनाथ जाते हैं। सारनाथ में देते हैं अपना पहला उपदेश। पहले उपदेश को कहते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। टुडे आई हैव गेट सेट इनटू मोशन द व्हील ऑफ माय लॉ। आज से धर्म शुरू होता है। 5 लोगों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। प्रवर्तन माने लागू कर देना। आज से उनका धर्म लागू हो गया। तो बुद्धिज्म कहाँ से शुरू हुआ? सारनाथ से हुआ था, ना कि गया से। गया में तो उनको ज्ञान मिला है। उसके बाद उन्होंने बांटना शुरू किया। पूरे भारत में यहाँ वहाँ, उत्तर भारत में यहाँ वहाँ जाते हैं और अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग उनके शिष्य बनते हैं। एक डाकू अंगुलीमाल उनका शिष्य बन जाता है। एक नर्तकी आम्रपाली उनकी शिष्य बन जाती है। बहुत सारे व्यापारी उनके शिष्य बन जाते हैं। इस तरीके से पूरे उत्तर भारत में उनका धर्म का प्रसार होता है। उज्जैन वो नहीं जा पाते हैं। मथुरा तो गए थे, उज्जैन नहीं जा पाते हैं। उज्जैन में उनका जो शिष्य था महाकात्यायन, उसने उज्जैन में बुद्ध धर्म पर उपदेश देने शुरू किए थे। गौतम बुद्ध कुड नॉट गो टू उज्जैन। गांधार रीजन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म के लिए रहा, बट गौतम बुद्ध गांधार भी नहीं जा पाए थे। बाकी नॉर्थ इंडिया में कई जगह वो प्रचार करते थे। उन्होंने एक संघ बनाया था। संघ मतलब मोनास्टिक ऑर्डर, जिसमें बौद्ध भिक्षु जिसके मेंबर थे उसे संघ कहते थे। गौतम बुद्ध खुद संघ के पहले भिक्षु कहलाते थे। उनकी मदर पहली भिक्षुणी थी। प्रजापति गौतमी उनकी प्रथम पहली महिला सदस्य थी संघ की। और आनंद उनके फेवरेट डिसाइपल थे, जो शाक्त क्लैन के हुआ करते थे। आनंद उनके फेवरेट शिष्य हुआ करते थे। इस तरीके से अपने इस मोनास्टिक ऑर्डर संघ के जरिए वो इस धर्म का प्रचार करते रहे थे। कुशीनगर में 483 BC में उनकी डेथ हो जाती है। कुशीनगर में उनकी महापरिनिर्वाण हो जाता है। उनकी डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण। उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी मेन टीचिंग्स क्या है वो देख लेते हैं। उनकी मेन टीचिंग्स में पहली टीचिंग कहलाती है 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। एग्जाम में पूछे 4 सत्य किस धर्म में बताए जाते हैं, आप तुरंत बोलेंगे बुद्धिज्म में। क्या है? पहला, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज, दुनिया में दुख ही दुख है, दुखों का कारण डिजायर्स होता है। सेकंड ट्रुथ है दिस सोरोज आर कॉज्ड बाय डिजायर्स। थर्ड ट्रुथ है इफ डिजायर्स आर कंट्रोल्ड देयर विल बी एंड ऑफ सोरोज। अगर इन डिजायर्स पे कंट्रोल कर लिया जाए तो सोरोज खत्म हो जाएंगी। और डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए फॉलो कीजिए 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक का मार्ग। 8 फोल्ड पाथ, उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया है। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज पहली ट्रुथ है। सोरोज आर कॉज्ड बाय डिजायर सेकंड ट्रुथ है। इफ डिजायर्स आर कंट्रोल्ड सोरोज आर गॉन थर्ड ट्रुथ है। एंड टू कंट्रोल डिजायर्स फॉलो माय 8 फोल्ड पाथ। हु गिव 8 फोल्ड पाथ? गौतम बुद्ध को गिव 8 फोल्ड पाथ। उन्होंने इसको बोला है मध्यम मार्ग। ना तो बहुत ज़्यादा दुनियावी जीवन में इंडल्ज हो, ना ही दुनियावी जीवन से बिल्कुल अलग थलग हो जाओ, बीच का रास्ता रखो। इसे वो मिडिल पाथ भी कहते हैं। जैसे आगे चल के गोल्डन मील की बात अरिस्टोटल करेंगे, एक ग्रीक फिलोसोफर, गौतम बुद्ध के 300 साल बाद। बट गौतम बुद्ध काफ़ी पहले एक एवरेज की बात कर चुके हैं, एक एवरेज पाथ या
मिडिल पार्ट की बात कर चुके हैं। बाद में इसको मिडिल को गोल्डन मीन बोल देंगे अरिस्टोटल। उन्होंने वैदिक धर्म को नकार दिया था। ये धर्म कर्म कांडीय धर्म बिल्कुल गलत है। पशुओं तो हमें अन्न देते हैं, उनका बलि होनी नहीं चाहिए, और नॉन वायलेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बुद्धिज्म का हो जाता है। तो उन्होंने चार आर्य सत्य बताए हैं। बुद्धिज्म में 3 इंपॉर्टेंट शपथ मानी जाती हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है हैव फेथ इन बुद्धा। धम्मम शरणम, उन्होंने जो टीचिंग की है उसमें हमको फेथ है। संघम शरणम, जो उन्होंने संघ बनाया है उसमें हमें फेथ है। वो बुद्ध थे, इसमें हमें फेथ है, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने जो बताया उसमें हमें फेथ है। उन्होंने जो संघ बनाया था उसको हम फॉलो करेंगे। इसे कहते हैं 3 फेथ्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध, धम्म एंड संघ। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं। गौतम बुद्ध की डेथ के बाद अब क्या किया जाए, उनके ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो अब बौद्ध भिक्षु जो संघ था वो मीटिंग करना शुरू करते हैं। इस तरीके से बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स होती हैं। पहली काउंसिल होती है राजगीर में। पहली काउंसिल राजगीर में होती है। गौतम बुद्ध जिस साल मरे थे, डेथ हुई थी, उसी साल, जिस साल उनका महान परिनिर्वाण हुआ है, उसी साल पहली काउंसिल हो जाती है। पहली काउंसिल का चेयरमैन है महाकश्यप और महाकश्यप। अजातशत्रु इस समय मगध का राजा है, वो बुलवाता है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें 2 धार्मिक ग्रंथों पर कंपाइलेशन शुरू हो जाता है। एक किताब है विनय पिटक, एक किताब है सूत्र पिटक। पिटक माने पाली भाषा में होता है बास्केट। इन्हें पत्तों पर लिखकर बास्केट में रखा जाता था, तो इसे पिटक साहित्य कह देते हैं। सूत्र माने, सूत्र पिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहलाता है सूत्र पिटक। जो बुद्ध ने बताया उसके उपदेशों को संग्रह करना शुरू किया तो सूत्र पिटक। और ये जो संघ कैसे चलेगा, जो मॉन्क्स हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, इनके जीवन यापन रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मतलब आचरण का जो कोड है, उसे कहते हैं विनय पिटक। तो संघ के नियम की किताब और बुद्ध की टीचिंग्स की किताब, 2 किताबों पर बात होनी शुरू होती है पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में। पाली मैंने आपको बताया, पाली एक भाषा है जिसमें जो लोगों की भाषा थी उसी में गौतम बुद्ध अपना प्रवचन वगैरह दिया करते थे। सूत्र पिटक का एक पार्ट होती है जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है, 550 कहानियां हैं पशु पक्षियों के माध्यम से, और हर एक स्टोरी में गौतम बुद्ध को एक पशु पक्षी के तौर पर दिखाकर उनके जीवन के थ्रू मॉरल टीचिंग्स की कोशिश की गई है। भारत में सबसे पहले नैतिक शिक्षा की कहानियों का संग्रह जातक कथाएं कहलाता है। जातक कथाएं ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई, पाली भाषा में, बाद में संस्कृत में हो जाती। जातक कथाएं किस किताब का पार्ट है, सूत्र पिटक का पार्ट है। बौद्ध धार्मिक साहित्य का पार्ट जातक कथाएं होती है। सेकंड काउंसिल होती है वैशाली में। चेयरमैन सभा कमी है, इस समय राजा है काल अशोक मगध का। और इस सेकंड काउंसिल में क्या होता है, बौद्ध धर्म को 100 साल हो चुके हैं। गौतम बुद्ध की डेथ 483 BC में होती है। 383 BC में 100 साल बाद सेकंड काउंसिल होती है। धर्म में कुछ डिफरेंसेस आने लगे हैं। एक जो ग्रुप है वो बदलाव चाहता है, एक कहता है नहीं जो ओल्ड है वही चलेगा। ये विचारों में परिवर्तन हो जाता है। जो ओल्ड विचार के हैं कहलाते हैं थेरावादी, नए विचार के कहलाते हैं महासंघिक। महासंघ न्यू बुद्धिज्म का थॉट है, और थेरा माने होता है पाली में गौतम बुद्ध, मतलब जो थेरा को फॉलो करेंगे। थेरावादी मतलब फॉलोवर, जो लॉर्ड ने बोला था वो एज इट इज फॉलो होगा। महासंघिक कहते हैं लॉर्ड की टीचिंग्स वही रहेंगी, बट एक्शंस चेंज हो सकते हैं, संघ की एक्टिविटी चेंज हो सकती है। बट थेरावादी कहते थे कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ से बुद्धिज्म में टूट फूट की शुरुआत होने लगती है। अशोक के समय होती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। मोगली पुत्र तिस्सा इसका अध्यक्ष होता है। मोगली पुत्र तिस्सा, अशोक इस समय मगध का राजा है। अशोक के समय धर्म की तीसरी किताब लिखी जाती है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्ध की टीचिंग्स का जो फिलोसफिकल एंगल है उसे लिखा गया है। ये तीनों किताबें मिला के कहलाती है त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है, फिलॉसफी। सूत्र पिटक क्या है, बुद्ध की टीचिंग का संग्रह। और विनय पिटक क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। तो अशोक के समय थर्ड किताब लिख दी जाती है। अशोक पहला राजा है जो कहता है बुद्धिज्म भारत के बाहर भी प्रोपेगेट होना चाहिए। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को भारत के बाहर भेजता है बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन के लिए। 1st सेंचुरी AD में होती है कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। वसुमित्र इसका अध्यक्ष होता है। कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी का राजा इसका अध्यक्ष है। और यहाँ पर बुद्धिज्म में प्रॉपर डिवीजन हो जाता है। जो थेरावादी महासंघिक है, संघ एक था बट विचार 2 हो गए थे, यहाँ पर अब संघ भी 2 हो गए हैं। एक हीनयान है, एक महायान है, 2 बुद्धिज्म बन जाते हैं। किस राजा के समय नया बुद्धिज्म बना था, कनिष्क के समय। नया बुद्धिज्म क्या था, महायान बुद्धिज्म। ओल्ड बुद्धिज्म हीनयान, नया बुद्धिज्म महायान।
कनिष्क ने भी अशोक की तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को बाहर भेजा है बुद्धिज्म के प्रोपगेशन के लिए। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह हुई थी समय समय पर। ठीक है, अब इनके जो हीनयान महायान है क्या, ये देख लेते हैं। हीनयान शब्द का मतलब होता है हीन माने छोटा, लेसर व्हीकल। ये क्या है, ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है। हीनयान मतलब जो ओल्ड बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उन्हें हीनयान कहते थे। ये कहते थे सिर्फ सिंबल्स की पूजा होगी, मूर्ति पूजा नहीं हो सकती है। हम शुरू से गौतम बुद्ध की पूजा उनके सिंबल्स के जरिए करते आ रहे हैं। महायानिस्ट कहते थे नहीं, मूर्ति पूजा होनी चाहिए। हीनयानिस्ट कहते हैं व्यक्तिगत साल्वेशन के लिए काम करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने साल्वेशन के लिए खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो आपको आशीर्वाद दे देगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। गौतम बुद्ध ने आनंद को बोला था अपने डेथ के समय, एवरीबडी हैज टू वर्क आउट हिज ओन साल्वेशन, स्ट्राइव डिलीजेंटली, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को अपने साल्वेशन के लिए खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई सुपर नेचुरल पावर जैसी होती नहीं है, गॉड में विश्वास तो बुद्धिज्म में होता नहीं है। तो ये कहते थे हर व्यक्ति को खुद ही काम करना है, अपने लिए काम करो एंड लीव दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हैव साल्वेशन। तो इंडिविजुअल साल्वेशन पे काम करते हैं। इनके विपरीत महायान बुद्धिज्म है, वो कहता है ग्रेटर व्हीकल है, न्यू स्कूल ऑफ थॉट है। ये मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं। ये गौतम बुद्ध की सिंबल की बजाय मूर्ति के थ्रू भी पूजा करने लगते हैं। और ये कहते थे ग्रुप साल्वेशन पॉसिबल है, अपने लिए तो काम करो ही करो, साथ साथ औरों को भी सही रास्ते पे लाओ ताकि सब मिलकर साल्वेशन ले सकते हैं। अपने लिए ही करेंगे तो ये तो स्वार्थ जैसी बात हो जाएगी। सभी के लिए काम करना है, अपने लिए भी करना है, औरों को भी सही रास्ते पे लाना है, ग्रुप साल्वेशन के लिए काम करना है। तो 2 ग्रुप हो जाते हैं, हीनयान एंड महायान, बड़े ग्रुप हैं। आगे चल के अर्ली मेडिवल एज में 8th सेंचुरी में बंगाल में पाल राजाओं ने एक और बुद्धिज्म को आश्रय दिया है जिसे कहते हैं वज्रयान बुद्धिज्म, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। ये बंगाल में डेवलप होता है। बंगाल के राजा थे पाल राजा, धर्मपाल एंड देवपाल। इन्होंने बनवाई थी, धर्मपाल ने, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये बुद्धिज्म का लर्निंग केंद्र हुआ करता था। जैसे तक्षशिला एक लर्निंग केंद्र था, वो तो जर्नल था, लेकिन ये बुद्धिज्म का लर्निंग केंद्र था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाई धर्मपाल। धर्मपाल वॉज द किंग who gave patronship to new form of Buddhism called वज्रयान बुद्धिज्म, जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र की मदद से भी मोक्ष लिया जा सकता है, साल्वेशन हो सकता है। मतलब तांत्रिक बुद्धिज्म की तरफ चल पड़ा है मामला बुद्धिज्म का, इसे कहते हैं वज्रयान। तो 2 बड़े स्कूल हो गए, हीनयान महायान, और एक लोकल स्कूल था वज्रयान बुद्धिज्म जो बंगाल साइड में चला करता था। ये था बुद्धिज्म के बारे में। दिस इज बुद्धिज्म। समझ में आ गया आपके? नाउ जैनिज्म, अगला रिलीजन है जैनिज्म। तीर्थंकर, जैनिज्म में आस्था होती है तीर्थंकरों पर। माना गया है 24 तीर्थंकर आज तक हुए हैं। उनमें पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव, ये शुरुआती मान लिए जाते हैं। उसके बाद 22 तीर्थंकरों के बारे में हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिसिंग हैं। धार्मिक साहित्य में वो हुआ करते हैं। कहते हैं कि ऋषभदेव क्या जिक्र शुरू में हुआ करता है किसी साहित्य में, बट हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स नहीं मिलते हैं। 23वें तीर्थंकर के बारे में पता है, वो बनारस के, काशी के पार्श्वनाथ हुआ करते हैं। इनके बारे में सारे एविडेंसेस हुआ करते हैं। तो 22 हुआ करते हैं, नहीं हुआ करते हैं, धार्मिक आस्था के तौर पे तो हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन 23वें होते हैं पार्श्वनाथ और 24वें थे वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर को जैनिज्म का रियल फाउंडर मान लेते हैं। वर्धमान महावीर 540 BC में इनकी पैदाइश होती है। वैशाली में होती है, कुंदग्राम में, वैशाली में, कुंदग्राम में। इनके फादर सिद्धार्थ हैं, मदर का नाम त्रिशला है। इनके फादर ज्ञात्रिक ट्राइब के चीफ होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध शाक्य ट्राइब के बिलोंग करते हैं, ये ज्ञात्रिक ट्राइब को बिलोंग करते हैं। ये भी, इनकी शादी यशोधा से होती है। गौतम बुद्ध की यशोधरा से हुई थी और इनकी एक बिटिया है जिसका नाम अनोज है। ये भी 12 साल बाद घर छोड़ देते हैं और आगे चल के 12 साल भ्रमण करने के बाद कोई वैशाली में जगह बताई जाती है, जिलम्बिक ग्राम, वहाँ पर इन्होंने मेडिटेशन किया है। साल वृक्ष के नीचे मेडिटेशन करते हैं और कुछ समय बाद इनको परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होती है। परफेक्ट नॉलेज मतलब सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो जाती है। सुप्रीम नॉलेज को जैनिज्म में कैवल्य कहते हैं और जिसे कैवल्य प्राप्त होता है उसे केवलिन कहते हैं। मतलब जैनिज्म में एनलाइटनमेंट को हम कैवल्य कह सकते हैं, मतलब इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए गौतम बुद्ध का एक वर्धमान महावीर का नाम केवलिन भी है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला केवलिन भी कहलाता है। इन्होंने बड़ा काम किया है तो इनको महावीर भी कहते हैं, ग्रेट हीरो भी कहते हैं, जिन भी कहते हैं। इन्होंने अपने सेंसेस पे कॉन्कर किया है। जिन शब्द का मतलब होता है कॉन्कर ऑफ सेंसेस, अपने इंद्रियों को वश में करने वाला जिन कहलाता है। इसलिए जिन के फॉलोवर जैन बन जाते हैं।
इसलिए जैन। तो जैन का मतलब होता है कंकरर ऑफ सेंसेस, वर्धमान का नाम ये भी है। इनको महावीर भी बोला लोगों ने, जो रास्ता दिखाया है मास्टर ने वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ही हैज डन अ हीरोइक डीड, तो ये महावीर भी हो जाते हैं। पावापुरी बिहार राजगीर के पास 468 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है, 72 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी मेन टीचिंग्स में पंच महाव्रत होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं। जब इन 5 प्रिंसिपल्स के बारे में कहा जाता है, इनको फॉलो करना बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो करना है, हल्की सी भी लीनियंसी नहीं हो सकती है। जब बहुत हाई लेवल पे फॉलो करना होता है तो वो मॉन्क्स के लिए होता है। तो जो मॉन्क्स हैं, मतलब जो धर्म को डेडिकेटेड है, उनके संदर्भ में इनको महाव्रत कहते हैं। मतलब थोड़ा सा भी आपको मार्जिन नहीं है कि आप फॉलो ना करें। और थोड़ा हल्के लेवल पे फॉलो करने के लिए इनको अणुव्रत कहते हैं, मतलब आम जनता भी फॉलो कर सकती है, उनको लीनियंसी है, उनको इतने स्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो करना जरूरी नहीं है। आम जनता के संदर्भ में इनको अणुव्रत कहते हैं। मतलब जो आम जनता होती है, उपासक होते हैं, उनके संदर्भ में इनको कहते हैं अणुव्रत। अणु माने छोटा, छोटा रूप, मतलब हल्के हैं, उतने स्ट्रिक्ट ओबीडियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बट जो मॉन्क्स हो गए हैं उनको तो हल्की सी भी गलती उनके लिए अलाउड नहीं है। तो 5 प्रिंसिपल क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा क्या है? सत्य, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तीसरा क्या है? अस्ते, डू नॉट स्टील। चौथा क्या है? अपारिग्रह, डू नॉट होल्ड एनी प्रॉपर्टी, मतलब भंडारण नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट रिक्वायर्ड, अटैचमेंट होता है इससे। और लास्ट में ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 प्रिंसिपल्स कहलाते हैं जैनिज्म के। ये 4 पहले भी हुआ करते थे वर्धमान महावीर से, 5वां जोड़ा था वर्धमान महावीर ने। विच प्रिंसिपल वॉज एडेड बाय वर्धमान महावीर? 5th वन। 4 एग्जिस्टेड बिफोर हिम, शायद पहले के टीचर्स ने दिए थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह पहले भी होते थे, 5वां जोड़ देते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। लिव द लाइफ ऑफ कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। इन्होंने भी वैदिक सिस्टम को नकार दिया है। वो ये भी वायलेंस को नकारते हैं, मतलब जो कर्म कांडीय धर्म है उसको ये भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर सोल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है। जैनिज्म में कहा जाता है कि दुनिया के हर जीवन में, दुनिया के हर चीज़ में जीवन होता है, इसलिए कुछ भी नष्ट करने योग्य नहीं है। इसलिए नॉन वायलेंस का कंसेप्ट जैनिज्म काफ़ी इवॉल्व माना जाता है। चाहे वो एयर बॉडीज हो, वाटर बॉडीज हो, अर्थ बॉडीज हो, फायर बॉडीज हो, सब में कुछ ना कुछ जीवन होता है। एक सेंस तो हर चीज़ में होता है, इसलिए कुछ भी नष्ट करने योग्य नहीं है। एवरी एंटिटी इन दिस वर्ल्ड हैज़ गॉट लाइफ, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए इसी धर्म से निकला है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। किस धर्म से संबंधित है? ये जैनिज्म के प्रिंसिपल से निकल के आता है कि हर चीज़ में जीवन है, कुछ भी नष्ट करने योग्य नहीं होता, लिव एंड लेट लिव। तो सोल के कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है जैनिज्म में। हर चीज़, हर दुनिया के हर चीज़ में जीवन होता है। यहाँ भी काउंसिल्स होती हैं। पहली काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में अराउंड 4th सेंचुरी बीसी। यहाँ पर जो मॉन्क्स थे उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कुछ जैन मॉन्क्स साउथ इंडिया चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है। मगध में पड़ा है बहुत बड़ा अकाल के समय में कुछ जैन मॉन्क्स, एक मॉन्क भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ इंडिया चले जाते हैं और कर्नाटक में रहने लगते हैं। 12 साल बाद वो जब लौट के आते हैं तो देखते हैं कि जो मॉन्क्स पीछे रह गए थे, मगध में रह गए थे नॉर्थ में, उन्होंने धर्म में परिवर्तन कर दिया है। तो उन्होंने कहा ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जो रह गए थे उन्होंने कहा परिवर्तन कर चुके हैं, ये सही है। वो परिवर्तन कैरी ऑन हो ना हो उसको रिजॉल्व करने के लिए बुलाई जाती है फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में। इसके बाद चेंज हो जाता है और 2 बुद्धिज्म बन जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। चेंज ये हुआ था, नॉर्थ वालों ने सफ़ेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे, जबकि वर्धमान महावीर ने वस्त्र उतार दिए थे। कहा था वस्त्र पहनना इस जीवन में एग्जिस्टेंस का सेंसिटिविटी है और वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जब तक इस डिपेंडेंस इस वर्ल्ड पे है तब तक आप माइग्रेशन नहीं ले सकते, लिबरेशन नहीं हो सकती है। कुछ भी ना पहनो, अंबर को ओढ़ो। तो दिगंबर, तो जो नेकेड रहते थे वो दिगंबर जैन कहलाते थे, जो ओल्ड जैनिज्म था, और जो सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे थे वो श्वेतांबर। तो इस मीटिंग के बाद, इस काउंसिल के बाद जैनिज्म में 2 ग्रुप हो जाएंगे, श्वेतांबर न्यू जैनिज्म, दिगंबर ओल्ड जैनिज्म। वर्धमान महावीर ने ही वस्त्र उतारने शुरू किए थे। तो ये हुआ था। और अगली काउंसिल होती है वल्लभी में 6th सेंचुरी एडी में, गुप्ता पीरियड के बाद। यहाँ पर बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, जैन धर्म की किताबें अर्धमगधी भाषा में लिखी गई थी। अंग, उपंग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र क्या है? ये किताबों के संग्रह के नाम है। अंग साहित्य किस धर्म का साहित्य है? आप बोलेंगे जैनिज्म का। 12 किताबें अंग की हैं,
ऐसे उपंग क्या है, 12 किताबों को मिलाकर उपंग कह देते हैं। प्रकीर्ण क्या है, 10 किताबें प्रकीर्ण कहलाती हैं। 6 सूत्र क्या है, जैन धर्म का साहित्य। मूल सूत्र क्या है, जैन धर्म का साहित्य। तो ये सारे ग्रुप ऑफ बुक्स हैं, ये सब मिला के कहलाती हैं जैन धर्म की धार्मिक किताबें। ये अर्धमगधी में लिखी गई है वल्लभी काउंसिल में। वल्लभी काउंसिल जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में हुई, उसका संबंध किस धर्म से है, आप बोलेंगे जैनिज्म का धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। दिस वॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। चलिए आज के लिए इतना इज मोर देन सफिशिएंट। अगले लेक्चर में हम इसे आगे बढ़ाएंगे और रिवीजन आपका फटाफट खत्म करेंगे। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम इसको और आगे ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।